हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक फिलोसफिकल डिबेट जो कि है वेजिटेरियनिज्म, वीगन और जो ओमनिवोरस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा डिबेट चल रहा है दोस्तों कि हमें दूध नहीं खाना है। दूध खाना पीना जो भी उसका है, पनीर भी या दूध से बने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। और एक तो ये हो गया, दूसरा आपका जानवर खाना, यानी जैसे कि कुछ लोग मांस खाते हैं, मछली, अंडा, मुर्गी, सब कुछ जो भी आप देख रहे हो, यानी कि एनिमल और एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये दोनों हमें नहीं खाने के लिए वीगन में कहा जाता है। वीगन में सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप सिर्फ प्लांट या प्लांट बेस्ड फूड खाइए, मतलब ऐसा कुछ उनका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या जो इंसान है वो नेचर के साथ क्या इस तरीके से रह सकता है कि वो सिर्फ प्लांट को अ, उसी को खाए और उसी पे निर्भर रह सके। तो सबसे पहले दोस्तों दिक्कत की बात ये आती है कि अगर आप और भी कोई स्पीसीज़ देखेंगे, मतलब हमारे को छोड़ के, इंसानों को छोड़ करके, तो वह जानवर किसी और जानवर पे डिपेंड है। आप ध्यान दें तो अ, शेर किसी और जानवर पे निर्भर है, कोई और जानवर किसी फल फूल या किसी जैसे कि आपका शेर हो गया तो शेर हिरण को खाता है। हिरन जो है कि घास पे निर्भर है। अब घास पे निर्भर तो है ज़रूर, लेकिन घास के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, वो उनको भी खा रहा है। हाँ, हालांकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि बाद में उसको वो बाद में मल के रूप में बाहर आ जा रहा है और उससे एनर्जी मिल जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिरण भी तो किसी न किसी को खा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो घास में बहुत सारे भी छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो आँख से दिखते हैं। इवन वो इतने छोटे नहीं है कि आप नहीं दिखते हैं। बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे जानवर की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी घास के मैदान में गए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो क्या वहाँ पे मोरालिटी नहीं मिलती? मतलब वहाँ पे क्या मोरालिटी के साथ दिक्कत नहीं आता? वहाँ पे क्या एथिकल कंसर्न नहीं है? वो भी तो किसी निजी जानवर को खा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं तो यहाँ एक एग्जांपल लिया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे सांप का है, सांप भी किसी और के अंडे खाता है, यानी किसी और के बच्चों को खाता है इनडायरेक्टली। चिड़िया है, बाज है, बाज किसी और के बच्चे को खाता है, और चिड़िया छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। अगर आपने गौरैया को देखा हो, या जो छोटे मोटे कबूतर हो गए, या जितने भी पंक्षी हो गए, वो छोटे छोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं या खाते हैं। और वृक्षों में खासकर जब फल लग जाते हैं तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कीड़े जो है कि उस फल को खाते हैं जब पक्षी, तो उसको कीड़ों को भी खा जाते हैं। या आप भी बहुत सारे चिड़ियों को देखते हैं जो कीड़े को ही बीन बीन के खाते हैं। या आप कभी जब धान की रोपाई हो तो आप जाके देख लीजिए, खेतों में कितने सारे कीड़े मरे पड़े रहते हैं। केचुआ हो गया और उसके साथ छोटे छोटे कीड़े। अगर आप जाके बस एक नज़र डाल लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितने सारे जानवर या जीव मरे पड़े हैं, जिनके बॉडी बड़ी नहीं है, साइज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए शायद आपको मैटर नहीं करता। या फिर दर्द उनको नहीं होता इसलिए मैटर नहीं करता, या क्या दिक्कत है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चिड़िया मर रही है उसके लिए फीलिंग आ रहा है, या एक कबूतर मर रहा है, मुर्गी मर रही है, उसके लिए फीलिंग आ रहा है। लेकिन जब वही एक छोटे से केंचुआ मर जा रहा है तो उतनी फीलिंग नहीं आ रही है। क्या उसे दर्द नहीं होता? या एक छोटा सा कोई मच्छर है, हमने हाथ से मार दिया, मसल दिया, उसको दर्द नहीं होता? या फिर आप जितने मैं आँख से देखने वाले की बात कर रहा हूँ, वो उतने छोटे नहीं जा रहा हूँ जो कि नहीं दिखते। मैं आँख से देखने वाले की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक मोरालिटी का अगर मैं एक दायरा बनाऊँ तो क्या इन दायरों में से मैं बाहर नहीं कर रहा? मैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जानवर के लिए ही अपनी सहानुभूति दिखा रहा हूँ। 2-4 जानवरों को पकड़ लिया कि मुर्गी को मत खाओ, उसको मत खाओ, उसको मत खाओ। बाकी सब भी हमसे नुकसान हो रहे हैं। हम धान की रोपाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें चूहे मारे जा रहे हैं, सांप मारे जा रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं, बहुत सारी जानवरों के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं। वो और दवा से भी हम मार रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या खेती में नहीं हो रहा? वो उसमें भी हो रहा है। दिक्कत की बात ये है दोस्तों कि दोनों जगहों पर ही हो रहा है। अब रही बात कि कुछ चीज़ें हमको दिखती हैं आँख से कि उसको ब्लड हो रहा है, उसके जो बड़े जानवर हैं उनके पास डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं, उनके पास पूरी एक पेन फीलिंग का ऑप्शंस है। वो दिखा हम जब वो तड़पेंगे तो हम दिखेंगे भी, और हम भी दर्द शायद महसूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मछली हो गया, अगर वो तड़प रहा है तो कुछ हद तक हम दर्द महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो
एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है जो कि एग्जिस्टेंस पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर आप कभी जंगल में गए हो तो वहाँ देखे होंगे कि एक हिरण जो है वो तो सिर्फ घास खा रहा है, तो उसके लिए हमें दिक्कत कोई नहीं आता, हमको लगता है घास खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खा रहा है। लेकिन जब शेर खाने लगता है हिरण को तो हमें दिक्कत आने लगती है, हम देख नहीं पाते उस चीज़ को, दृश्य को, और हमें लगता है तो बहुत क्रूर है और इसके अंदर बहुत क्रूएलिटी है, दया है ही नहीं। लेकिन वही शेर अपने बच्चों को प्रेम करता है, क्या वो डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना रहा? जाहिर सी बात है अपना रहा। अब आप कहोगे तुम तो अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हो लेकिन दूसरे के बच्चों को खा जाते हो। तो अगर मैं एक बार साइंस को हटा दूं, और क्योंकि यह दुनिया गॉड को मानती है ज़्यादातर, मेजॉरिटी अगर आप देखें 90% से भी ऊपर, तो मेरा एक सिर्फ सिंपल सा प्रश्न है कि क्या वो जो गॉड है वो इमोरल है? वो एक अनएथिकल काम क्यों किया कि हर एक नेचर में हर एक प्राणी को दूसरे पे डिपेंड बना दिया? दूसरे पे डिपेंड यानी इन द सेंस कि किसी न किसी जानवर को किसी न किसी दूसरे जानवर को खाना पड़ रहा है, या उसके कुछ ऑर्गन खाने पड़ रहे हैं, या उससे निकलती हुई कुछ चीज़ें खानी पड़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक नेचुरल लॉ से बंधे हुए हैं, जिसे हम प्रूव तो नहीं कर सकते लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया है, वो छोटा सा बैक्टीरिया हमारे आपके शरीर पे दौड़ रहा है। अगर आप हथेली देखें, मेरा फेस देखें, तो यहाँ पे कुछ न कुछ वो हमारे स्किन से ऑयल बाहर आ रही है, उसको खा रहा है, या उसको कुछ कर रहा है। बालों में बहुत सारे बैक्टीरिया जुए होते हैं, वो खा रहे होते हैं। कहने का मतलब है कुछ न कुछ किसी दूसरे और जीव के चीज़ों को खा रहे होते हैं। या अभी तो हमने बहुत सारे कार्निवोरस के एग्जाम्पल देखा। आप जंगल में चले जाइए, वहाँ पे देखिए कितने सारे जानवर कितने दूसरे जानवर को खा रहे हैं। बाज है वो किसी और जानवर को खा करके अपने ऊपर निर्भर रह रहा है, और जब वो किसी मरे हुए जानवर को खा रहा है तो उसमें बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं, उनको भी वो साथ में ले रहा होता है। यानी कि ये जो नेचर है एक तरीके से हमको मजबूर कर दिया है एक दूसरे पे डिपेंड रहने के लिए। और इस मजबूरी में बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसमें हमको फिर मोरालिटी फील करनी पड़ती है कि हम मोरल बने ना बने। वो बात अलग है कि हम सोसाइटी को रन करने के लिए कुछ हद तक, और काफ़ी स्पीसीज गायब ना हो उसके लिए हम लॉ बनाते हैं और डिसाइड करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम उसे भी साइड लगा दे रहे हैं। लेकिन आखिर गॉड ने ऐसा क्यों बना दिया हमको कि एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है, और अपनी चीज़ें जो है कि एक तरीके से बड़ा बंधा हुआ समय महसूस करता हूँ। अगर आप जंगल में जाकर के देखिए, आप शेर बन जाएं, आप सोचिए कितना बंधे हुए आप रहेंगे, आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप अगर आपको कोई मोरालिटी का ज्ञान दे दे आप करके वहाँ पे, आपको समझा दे कि आप डबल स्टैंडर्ड अपनाते हो, समझो मैं शेर हूँ और मुझे कोई आकर के ये समझाए कि मैं डबल स्टैंडर्ड अपनाता हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाता हूँ और दूसरे के बच्चों को खा जाता हूँ, तो मुझे कैसा फील रहा होगा? यानी कि मैं आज शेर हूँ, अगर एक शेर हूँ तो मुझे तो बहुत बड़ा फील होगा। अब मैं क्या करूँ? मैं घास खाना स्टार्ट करूँ या मैं कुछ और खाना स्टार्ट करूँ, जिसका तुम हिरण को मानते हो जो कि बहुत बड़ा मोरल काम करता है, क्योंकि वो घास खाता है। तो अब शेर तो घास पचा नहीं सकता, यानी उसके साथ प्रकृति ने ही एक तरीके से दुर्व्यवहार कर दिया है, या गॉड ने ही एक तरीके से इमोरल काम कर दिया उसके साथ, उसको ऐसा बना ही दिया। अभी मैं साइंस को साइड लगा के चल रहा हूँ, सिर्फ गॉड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90% दुनिया गॉड को ही लेके चलती है, इसलिए मैं सिर्फ गॉड को यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि गॉड अगर बना रखा है तो ऐसा क्यों बना दिया उसको कि उसके साथ एक दिक्कत आ गई भाई, वो खाना सिर्फ मांस ही खा सकता है, उसके पेट में वही पच सकता है, उसका पूरा ऑर्गन ही वैसे डेवलप्ड है, क्या करेगा वो? हम तो इंसान हैं, हम तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेंगे, हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, हम तो ओमनीवोरस है, कुछ भी खा सकते हैं हम कुछ भी खा सकते हैं भाई। हम आप चाइना वाले को देख लो, वो किसी न किसी जानवर को निकाल के उसका कोई ना कोई ऑर्गन जान जाएंगे जहरीला है, उसको निकाल के खा करके जो खाने वाली चीज़ें खा लेंगे, वो जीवित रह लेंगे। आप दुनिया के किसी हिस्से को उठा के देख लो, इंसान क्या नहीं खा सकता? सब कुछ खा सकता है, जो आप सोच नहीं सकते उसमें से वो कुछ ना कुछ निकाल के खा सकता है। आप बहुत सारे सी फूड्स होते हैं उसमें से वो कुछ ना कुछ खा लेता है, जो आपके लिए असहज हो, आप देख नहीं सकते, और उस जानवर को जानवर को खा रहे हैं। कहने का मतलब हमारे पास तो एक काफ़ी डेवलप्ड ब्रेन है, और उस ब्रेन के सहारे आज तुम कह दो कि इसको मत खाओ, बिल्ली को मत खाओ, कुत्ते को मत खाओ, हम कोई और खाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो जो पहले से ही बंधे बने हुए जानवर हैं वो क्या करेंगे? उनके पास ना तो ब्रेन डेवलप्ड है कोई, ना तो कुछ है, तो उनके लिए मोरालिटी क्या बराबर ही नहीं रहती?
क्या उनके लिए कोई एथिकल कंसर्न नहीं रहता? क्या मतलब एक तरीके से हम देखें तो नेचर क्या ऐसा इतना घटिया काम क्यों कर दिया हमारे साथ? या फिर नेचर का ही ये लॉ है कि एक दूसरे को खाओ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेचर का ही लॉ है कि एक दूसरे को खाओ, एक दूसरे पे डिपेंड रहो? जो पांचों सेंसेस हैं इन्हीं को प्लीज करने के लिए आप एक दूसरे को खाओ, एक दूसरे पे डिपेंड रहो। आप देख लीजिए किसी को उठा करके, पांच जो हमारे पास सेंस हैं इन्हीं को प्लीज करने के लिए हम दुनिया भर के काम कर रहे होते हैं। हम मोबाइल में पिक्चर देख रहे होते हैं, उसके लिए पैसा पेमेंट करते हैं। नहीं तो कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं, कुछ लोग थाईलैंड बैंकॉक जाते हैं अपने सेंसेस को प्लीज करने के लिए। वो भी एक तरीका है, माध्यम, उसके लिए पैसे पेमेंट कर रहे होते हैं। भले वो पैसे किसी और माध्यम से कठिनाई से कमा रहे हो, लेकिन अपने पांचों सेंसेस को प्लीज करने के लिए उसको भी साइड लाइन कर देते हैं और जाकर के वहाँ पे अपना जो करना होता है करते हैं। तो आखिर नेचर ने ऐसा क्यों कर दिया भाई? एक तरीके से देखा जाए तो नेचर ने हमें सेक्स ऑर्गन दे दिया, उस सेक्स ऑर्गन का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल ऑटोमेटिक हो रहा है नेचर के द्वारा, या फिर कुछ तरीके से कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, या फिर नेचर ने जो हमें पांच सेंसेस बना दिए इसी से हमको अंधा करती है, इसी से हमको एक तरीके से चलाती है। अगर आप ध्यान दें तो आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आपकी पांचों सेंसेस जैसे जैसे प्रभावित होती हैं वैसे वैसे आप घूमते जाते हो। अगर आपने कोई अच्छी लड़की देख ली, आप उसके तरफ मनमोहित हो जाएंगे, उसके तरफ आपका दिमाग चलने लगेगा। अगर आप अच्छा खाना खाने लगे तो आपको बढ़िया लगने लगा, आप कहोगे हमको यदि वो रोज़ यही चाहिए। यानी आपको वो प्रभावित करने लगे धीरे धीरे। आप कितनी कोशिश करें कि न प्रभावित हो, लेकिन आप प्रभावित होने लगते हैं। तो सबसे पहले यही काम करिए कि आप पांचों सेंसेस से कैसे बचें कम से कम। यानी कि इनसे एक तरीके से जिस चीज़ से आप ट्रिगर हों, कि आप कोई गलत चीज़ देख लिए या कोई गलत काम कर दिए तो उससे आप ट्रिगर होते हैं एक तरीके से, आपकी दिक्कतें वहाँ से शुरू होती है। तो उसको आप समझिए कि क्या चीज़ है वो जो हमारे अंदर इस चीज़ को लिए ट्रिगर कर रही है, गंदी काम करने के लिए, रेप करने के लिए, हरकतें करने के लिए, गलत गलत। तो ये सब हो रहा है। आखिर बताओ एक इंसान रेप क्यों करता है? उस टॉपिक पे हम अभी बाद में आएंगे। आखिर आप बताइए कि ये रेप क्यों करता है कोई इंसान? आप उससे कभी आप सोचिए कि वो रेप क्यों करता है। आप ही समझ लो उस व्यक्ति हो उस टाइम पे, आप तो बड़े बड़े ज्ञान दे दोगे कि भाई उसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन आप सोचिए कि उसके सेंसेस ने उसे मजबूर किया है ना, एक दौर पे आकर के, एक सेंसेस ने आकर के, या उसके अंदर कोई डेटा पहले से ही दिमाग में चल रही है, दिमाग में कुछ घूम रहा है, वो करा रही है। और डेटा कहाँ से आई? सुनने से आई, देखने से आई, स्पर्श करने से आई। यानी सबसे पहले उसने सेक्स का अनुभव लिया होगा, उसके बाद फिर उसके दिमाग में चलने लगा वो सब, इसमें तो बहुत अच्छा लगता है, और जो जिसके साथ ऐसा शरीर रहता है उसके साथ और मज़ा आता है, बढ़िया लगता है। यानी उस सेंसेस को प्लीज करने के लिए दुनिया की सारी काम हो रही है, दुनिया की सारी काम सेंसेस को प्लीज करने के लिए हो रही है। क्योंकि हमें एक्चुअल में गॉड ने कोई काम असाइन ही नहीं किया है, यानी कोई कुछ काम दिया ही नहीं है, यानी कोई मीनिंग ही नहीं दी है। तो हम क्या करें फिर हमारी सेंसेस जिधर हमको खींचती है हम उधर जाते हैं। कोई खाना खाने के लिए जा रहा है, कोई क्या करने के लिए जा रहा है, कोई क्या करने के लिए जा रहा है। अब आते हैं आपके उस कॉन्सेप्ट पे। हाँ, उसमें एथिकल कंसर्न्स हैं, कोई ना कोई दूसरे जानवर को मार के खा रहा होता है, आप हम भी देख रहे हैं, सब भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक डबल स्टैंडर्ड कहें तो वो भी अपनाना ही पड़ता है। नहीं अपनाएंगे तो सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। न तो दर्द का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात तो इतना ध्यान रख लीजिए, दर्द फल का कोई मतलब नहीं है। क्या छोटी में दर्द नहीं होता? अगर ऐसा सोचने लगेंगे आप पृथ्वी पे एक लात जैसे पैदा होंगे, एक कदम आप आगे नहीं बढ़ा सकते। पहली बात इतना दिमाग में डाल लीजिए। जैसे ही आप एक कदम दबाओगे कोई ना कोई जानवर आपके नीचे आके मर जाएगा, या तो आप वहीं रह जाओ। यानी गॉड ने एक तरीके से आपको पाप करने के लिए मौका ही दिया है कि आप पाप करिए बैठ करके, और फिर उसमें से कह रहा है कि आप अच्छे भी काम करिए। मतलब आप सोचिए कितनी ज़्यादा एक तरीके से वो व्यक्ति मजबूर है। एक तरफ से कह रहे हो कि तुम ये आगे कांटे बिछी हुई हैं, और ऊपर से कह रहे हो कि ये खून भी नहीं बहना चाहिए तुम्हारे शरीर से, तलवे से, और तुम इसको क्रॉस करो। कैसे करेगा कोई? यही दिक्कत है ह्यूमैनिटी के साथ, यही दिक्कत है ह्यूमंस के साथ। आप देखिए पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी हुई ब्लड सेट से, एक दूसरे को लूट के मार के खाने से, एक दूसरे को हत्याएं करके, एक दूसरे को साथ गलत व्यवहार करके पूरी भरी पड़ी हुई है। चाहे ह्यूमन टू ह्यूमन हो, चाहे ह्यूमन टू अदर स्पीसीज हो, कोई भी हो।
आप अगर सत्य को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सही है, 100% सही है कि हमको एक तरीके से मजबूरी में पैदा किया गया है, मजबूर करके पैदा किया गया है। या आप जैसे यहाँ आए फिर आप उसमें से सोचिए कि आप क्या करें कि कितना कम कर सकें। तो एटलीस्ट हमको लग रहा है कि सिर्फ एक काम करें आप, कम से कम कोशिश करें कि हमारी कम से कम, जितने हमसे कम से कम नुकसान हो सके नेचर का, वो करने की कोशिश करें। यही आपके पास ऑप्शन है। आप ना करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप ना कर सकें, कुछ नहीं है। आप ऐसा ही बने हो कि आपको कुछ न कुछ आपसे इम्बैलेंस होगी ही नेचर में। आप जैसे पैदा हो गए, आप कुछ न कुछ नेचर को दिक्कत दोगे ही। आप ये मत सोचिए आप कुछ नहीं कर सकते। नेचर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो कुछ न कुछ जीवों को प्रभावित होना ही पड़ेगा। आप अगर एक घर भी बनाने जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे जानवर मरेंगे। या तो आप घर मत बनवाओ, या तो फिर वो जो लाइफ है उसको जीने बंद करने पड़ेगा आपको। क्योंकि अब जब सांसें ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जीव मर रहे हैं, आ जा रहे हैं, होता रहे हैं। और यही है, आप अगर इसे ध्यान से समझे तो एक तरीके से आप बंधे हुए हैं, आप फ्री नहीं हैं। आपको लग रहा है फ्री है, फ्री नहीं है भाई। आप गाड़ी से जा रहे हैं बैठ करके, कितने जानवर नीचे आ रहे हैं उसके, आप सोचिए ज़रा। आँख से दिखने वाले भी आते हैं कभी कभी, बहुत सारे आँख से दिखने वाले भी, चूहे आ जाते हैं, सांप आ जाता है, गाय आ जाती है सामने, या कुत्ता आ जाता है सामने, बिल्ली आ जाती है सामने, कितने जानवर आते हैं। आप अपनी लाइफ को उठाइए, आप बस काउंट करिए कितने बड़े बड़े जानवरों को आपने किल किया अभी तक, चाहे खाने के उद्देश्य से, चाहे बस आ जा रहे हो कहीं पे उसके उद्देश्य से, या कहीं आपके ऊपर गलत तरीके से आपसे मर गया हो। आप काउंट करिए आप कितने कितने सांपों को पीटा होगा, मारा होगा। 10-5 तो मार ही दिए होंगे। बड़े जानवर जिनको मैं काउंट कर रहा हूँ, जिनमें पेन होता है, फीलिंग आपको कहते हो कि उसमें होता है, और आप महसूस भी कर सकते हो देख करके उसको, तो उनको भी आप काउंट करेंगे 10-5 तो ऐसे किए ही देंगे। और उससे भी ज़्यादा अभी तो आपकी लाइफ बाकी होगी। अगर आप 20-25 के होंगे तो अभी तो 70-80 जीते जीते कितना पाप कर देंगे। लेकिन आपसे गॉड ये भी करता है कि आप जाइए और वहाँ पे कुछ पाप मत करिए। कुछ पाप भाई नहीं हो सकता, पाप होना ही पड़ेगा। आप पाप के डेफिनीशन में अगर आप छोटी सी बैक्टीरिया, छोटे से मच्छर को भी काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति पापी तो हर एक रहेगा, कोई प्योर तो बचा ही नहीं। मतलब वो तो पैदा होने से पहले ही पाप करता आ रहा है, अपनी माँ के ऊपर कितना कष्ट दे रहा है। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो उनकी माता जो है उनको लेकर के बैठ रही, झेल रही है पेन, दर्द के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उनको भी दर्द नहीं हो रहा। आपको पेट में लेकर इधर उधर कर रही हैं, घूम रही हैं वहाँ, आपका ख्याल रख रही हैं। तो एक तरीके से पता नहीं क्या है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक पूरी लाइफ एक पूरी सफरिंग से भरी पड़ी है। मुझे तो सुख में भी सफरिंग लगती है। मुझे अगर कोई अच्छा चीज़ खा रहा हूँ तो मुझे भी अगर मैं, क्योंकि मैं एक चीज़ सोच रहा होता हूँ हमेशा, मैं बस अच्छा खाना खा रहा हूँ और कुछ दिमाग में सोच रहा हूँ तो बड़ा महसूस करता हूँ, खुश हूँ। लेकिन नहीं, दूसरा साइड अगर सोचना स्टार्ट कर दूँ दुखी हो जाऊँगा कि ये खाना कहाँ से आया। ऐसे भारत में या दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया, उनको खाना क्यों नहीं मिल रहा। अगर मैं सब सोचना स्टार्ट कर दूँ तो मैं दुखी हो जाऊँगा। मुझसे ज़्यादा रहा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे हैं और वो नहीं खाना खा पा रहे हैं। बहुत सारे जानवर भी भूखे हैं, नहीं खाना खा पा रहे हैं। तो ये जो मुझे दया आती ही नहीं है अब, न तो देख करके किसी को क्रोध आता है, क्योंकि जब मैं इन सब बातों को सोचने लगता हूँ तो दया नाम की चीज़ ही नहीं बचती। क्योंकि मैं देखता हूँ दूसरा जानवर है, एक दूसरे जानवर को मार के खाता है, तो मैं कहता हूँ कैसे इनके प्रति मोरालिटी रखूँ। मतलब मैं डबल स्टैंडर्ड बन जाऊँगा ना फिर तो। मैं एक बिल्ली को बचा के लाया और वो बिल्ली क्या खाएगी, अब रोटी सूखी तो खाएगी नहीं, उसको चाहिए मांस। ज़्यादातर वो मांस खाती है। नॉर्मल आप खाना दोगे तो ज़्यादा नहीं खा सकती हो। जैसे कुत्ता है, नॉर्मल खाना बहुत कम खा सकता है। अभी का जो कुत्ता आप पाल करके उसको खिला रहे हो वेजिटेरियन, वो बेकार हो चुका है, वो कुत्ता के दृष्टिकोण श्रेणी में नहीं आता। जो जंगली कुत्ते हैं उनके सामने ये तो बेकार है, कुछ नहीं मतलब इसका। कहने का मतलब है कुत्ता अगर उसको अच्छी खाना मिले तो उसके लिए मांस ही चाहिए, उसके लिए रोटी सब्जी नहीं चाहिए उसको। वेज खाना उतना पसंद नहीं करता हूँ। तो जो मैं शेर को, चीते को, अगर मैं उनको बचाता भी हूँ कहीं से उनके बच्चे को, तो उनको मुझे किसी और जानवर को खिलाना पड़ेगा और फिर मैं बड़ा खुश होऊंगा कि मैंने इसको खाना खिला दिया। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से सोचूं तो मैं किसी दूसरे स्पीसीज की माँ या बहन या भाई को मार के इसको दे दिया और ये खा रहा है। तो एक तरीके से मैं कहीं ना कहीं एक जगह खुशी पैदा कर रहा हूँ कि ये जानवर वो अच्छा है तो खा रहा है खाना, बड़ा खुश हो गया भाई, इसका पेट भर गया। और दूसरा जानवर, उसके माता पिता गायब हो गए उसकी दुनिया के लिए,
उसकी लाइफ के लिए। अब वो पूरी लाइफ लॉन्ग अकेले ज़िंदगी बिताएगा और किसी और के हत्थे चढ़ जाएगा, क्योंकि अब अकेला हो चुका है, वो आसान शिकार हो चुका है किसी और शिकारी के लिए। तो यही है। आप सोचिए, जो शिकारी होते हैं, जो जानवरों को मार के खाते हैं या मारते हैं, हाथियों का शिकार करते हैं उनके सींगों के लिए, क्या करते हैं उनकी, आप सोचिए कि सिर्फ अपने कुछ मटेरियल एस्पेक्ट के लिए उनकी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। और क्योंकि हमें नहीं पता कि हर एक जीव का क्या लाइफ का मकसद है। हमें लगता है सिर्फ वो आए हैं और वो पैदा हुए हैं और बस चल रहे हैं, किसी दिन कोई शेर या किसी बड़े जानवर के हाथ लग गए जो कि आक्रामक है, उसको मार के खा गया। यानी उसके लिए भोजन बनने के लिए आए हैं। आप ज़रा सोचिए कि क्या कोई हिरण का बच्चा है, हाथी का बच्चा इसलिए पैदा होकर के बड़ा हो रहा है कि एक दिन जाकर किसी और दूसरे के पेट में चले जाएंगे। और वो शेर भी इसीलिए बड़ा हो रहा है कि वो किसी और जानवर को खाता रहेगा। तो मोरालिटी, एथिकल कंसर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन और जो भी कुछ है, इसमें से आपको चूज अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आपसे देखिए, नेचर में इनबैलेंस होगा ही कुछ न कुछ। आपको पाप पुण्य के बारे में नहीं सोचना है कि पाप होगा कि पुण्य होगा, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बेकार की बातें, फिजूल की बातें हैं। अगर दर्द हो रहा है तो आप सीधी सी बात है, आप अपने मम्मी से कह दीजिए या फिर जो भी है, आगे से आप शादी मत करिए, बच्चा करना है बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी तो पेन होता है। और जब बच्चा आता है तो रोता ही आता है, वो बोलता है कि हाँ भाई मुझे दर्द ही हो रहा है। वो खुशी होकर के नहीं आता हंसते हुए कि भाई बहुत बढ़िया किया तुमने मुझे तो इस धरती पे ला करके, मैं तो तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसा नहीं कहता। वो रोता आता है। किसी भी बच्चे को उठा के देख लीजिए, दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना रोते हुए नहीं आता है इस धरती पे। वो रोता ही आता है। उसको मालूम है कि अब जब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे बस अब ज़िंदगी भर रोना है, इसीलिए पहली बार रोना स्टार्ट कर देता है। मालूम हो चुका है उसे अब भाई यहाँ पे तो अब ज़िंदगी भर रोना ही पड़ेगा, इसीलिए शुरुआत से आते ही वो रोना स्टार्ट कर देता है। कभी हंसता क्यों नहीं? हंसना हमें उसे सिखाना पड़ता है कि हंसा कैसे आता है, बच्ची ऐसे हंसो, हा 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 करके हंसो। लेकिन रोना वो खुद सीख लेता है, सीख करके ही आता है, माँ के पेट से ही सीख कर आता है। लेकिन वो माँ के पेट से हंसना नहीं सीख पाता और सारे व्यवहार नहीं सीख पाता, सिर्फ एक सीख पाता है, रोना। अब कुछ लोग कहेंगे साइंस की भाषा में जा करके कि हाँ वो रोने के लिए मैसेज देता है खाने का पीने का, वो बात अलग है। कि फिर हंसता क्यों नहीं है, इसका जवाब दे दो ना भाई। अगर वो खुश है अपनी लाइफ से आने शुरुआत में ही, तो हंस क्यों नहीं रहा? आप सब लोग हंसते हो, आप सब लोग मिठाइयाँ बांटते हो, लेकिन वो लड़का नहीं हंस पाता। वो बस रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। दूध के लिए चाहे रोए, चाहे सामानों के लिए रोए। तो बड़े बड़े जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसको पता चलता है कि ये दुनिया कैसी है, फिर दुनिया को समझता है, फिर दुनिया बारे में जानता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर सब कुछ वही, फिर एक नीरस लाइफ में आ जाता है और फिर वो फिलॉसफी पढ़ता है और ज़िंदगी में जानते हैं हाँ तो कोई मतलब ही नहीं था। अब वो अपने आप को कोसता है कि यार मैं यहाँ पे हूँ क्यों फिर। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे शुरुआत हो जाता है। आप कोई जानवर को देख लो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जानवर आया है और वो फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। आप किसी गाय के बच्चे को आप इमेजिन कर सकते हो, बड़ा होगा धीरे धीरे और फिर वो दूध पिएगा। फिर अगर वो मान लो बछड़ा है तो वो फिर आगे सेक्स करेगा, प्रजनन करेगा और फिर एक दिन बूढ़ा होकर के मर जाएगा। और गाय होगी तो फिर दूध देगी और अपने बछड़े को देख करके, यानी पांचों सेंसेस से वो प्लीज होगी और पांचों सेंसेस से वो मोटिवेट होगी। वो कोई दिमागी तौर पे हमें नहीं लग रहा काम करती है, कुछ हद तक काम तो करती है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने सेंसेस के बलबूते ही काम करती है। अगर आप उसे रोज़ खाना पानी देते हो तो आपसे हो सकता है उसको स्नेह हो जाए एक तरीके से, क्योंकि आप उसका रोज़ का ध्यान रखते हो, तो आपको निगाह में दिमाग में बैठा लेती है कुछ हद तक कि हाँ भाई ये बंदा मेरे काम का है और इसको भाई प्रेम करना है, इसके तरफ सींग नहीं मारना। तो सारी दुनिया जो मुझे लग रही है वो ऐसा ही चल रही है। जो जहाँ तक मेरा विषय है, मैं देखे फिलॉसफी में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किसी फिलोसफर को पकड़ के नहीं बैठा रहता। मैं अपनी भी उसमें कुछ न कुछ ऐड करता हूँ, चीज़ों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। जो फिलोसफर दे के गए हैं और जो कुछ नहीं है उसके अलावा भी हमें खोजना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है। क्योंकि जो फिलोसफी है वो कोई किसी को सत्य तो पता है नहीं, पहली बात तो इतना दिमाग में डाल लीजिए। किसी को सत्य नहीं पता है, ना तो किसी रिलीजन के पास कोई आंसर है, ना तो किसी और के पास। हाँ, रिलीजन
के पास एक आंसर ये है कि आपको एक भ्रम में रख करके आपको जीने के लिए मजबूर आपको जीना सिखा देगी। आप जी करके खत मर जाओगे, आपकी बॉडी डेड तक चली जाएगी, मतलब उस अवस्था तक। लेकिन आप फिर क्वेश्चनिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि वो आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं डालना चाहती, वही बोलती है कि फला फला चीज़ है, देखो दुनिया ने ऐसे बनी है, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। कोई जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये सब क्वेश्चन आता है, भाई मैं कहाँ से आया, मम्मी पापा कहाँ से आए, मम्मी पापा दादा दादी से आए, दादा दादी कहाँ से आए, ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे क्वेश्चन करता जाता है। फिर उसका अंत नहीं मिलता, तो उसके अंत के लिए आपको एक धर्म की पुस्तक पकड़ा देंगे कि भाई इसमें देखो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो इसे। और अगर वो उस पर क्वेश्चन कर दे तो फिर उसके लिए फिर साइंस या फिर कोई फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे कुछ न कुछ आंसर करने के लिए। फिर वो जाकर के मजबूर हो जाएगा कि यार कुछ आंसर नहीं मिल रहा, क्या करे, वो एकदम पागल हो चुका है, एकदम दिमाग से उसके कुछ बैठ ही नहीं रहा। और फिर जब इस दुनिया की तरफ देखता है तो एक नीरसता इसमें आती है कि इसमें क्या क्या चल रहा है भाई, ये लोग जी कैसे रहे हैं। कोई म्यूजिक सुन करके बहुत पसंद हो रहा है, बहुत उसको मज़ा आ रहा है, कोई जिम मार के उसको मज़ा आ रहा है, कोई लड़कियां 10 पटा ले रहा है उसमें मज़ा आ रहा है, कोई गलत काम कर रहा है उसमें मज़ा आ रहा है, कोई क्रूएल्टी कर रहा है उसमें मज़ा आ रहा है। फिर वो जब देखता है कहता है यार इनके दिमाग की सेंसेस कैसे काम कर रही हैं, हम तो अलग ही दुनिया में खोए हैं, इनके लिए तो अलग ही दुनिया है। तो कहने का मतलब भाई दुनिया बहुत अजीब है। फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, अब हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके बारे में हम आपका विचार जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। अगला वीडियो मेरा रहेगा कर्मा सिस्टम पे, कि कर्मा सिस्टम वैलिड है या नहीं। आपको आंसर मिल चुका होगा वीगन वेजिटेरियन का, कि आपको देखिए नेचर के साथ कम से कम आप जितना आप इंटरेक्शन कर सकें उतना करें। इंटरेक्शन का मतलब ये है, आप अगर नेचर से, आपको अगर देखिए आपकी डाइट पूरी होनी चाहिए, पहली बात तो एकदम याद रखिए, आपको फिट रहना है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक्चुअल चीज़ को ताक में रख के कर रहा हूँ, यानी जो रियलिटी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें फिर भी जीना पड़ेगा। मैं इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हूँ। फिलॉसफी मुझे कुछ अभी भी लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप सोचिए सुक्रेटिस जब सोचे होंगे हमारे से लगभग 1000 साल या जो भी 400-500 साल पहले, तो अभी यही सोचे होंगे लाइफ का मतलब नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं। आखिर दुनिया के लिए तो इम्बैलेंस ही पैदा कर रहा है ना, एक चींटी के लिए, एक जानवर के लिए नरक ही पैदा कर रहा है, और दूसरे ह्यूमंस के लिए भी। जितने बड़े बड़े लोग हैं आप सोचिए वो कितना ज़्यादा ह्यूमंस दिक्कत पैदा करते हैं, उनकी वजह से कितने लोग परेशान होते हैं। बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े गुंडे हैं, उनकी वजह से कितने लोग परेशान होते हैं, लेकिन अभी वो नहीं सोचते इसके बारे में। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अभी आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर लाइफ का तो मतलब नहीं पता किसी को, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन क्या हो अगर हम इस दुनिया को कुछ न कुछ दे करके जाएं, आगे वाले को सोचने का मौका दे दें, बस इतना है। और एक बार न्यूटन ने कहा था ना कि जब कोई बड़ा व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति देखता है तो उसको दुनिया को लगता है कि वो खुद देख रहा है, नहीं, वो पीछे जो उसके जिस कंधों पे वो बैठ करके देख रहा है, वो कंधे पिछले वाले यानी उसके पहले वाले बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े दिग्गजों, जो बुद्धिमान लोग थे, उनके विचारों को समझ करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके फिर वो आगे देखता है तो उसको कुछ और दिखाई पड़ता है। और यही चीज़ चलती आ रही है जब से साइंस डेवलप हुआ है, उसके पहले जो फिलॉसफी थी उससे। यही चीज़ हमें आपको भी करना पड़ेगा। आप सोचिए यूएस से इतना आगे निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि उसके पास अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल्स थे, या नहीं थे तो दुनिया से खरीद लाता था, और उससे जब वो नॉलेज प्राप्त करते थे उनके आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे ऊंचे कंधों पे बैठती जा रही है, और फिर दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखती जा रही है, और फिर दुनिया पे आगे बढ़ती जा रही है। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ज्ञान हो, इंटेलेक्चुअल विषय हो, इंटेलेक्ट का माध्यम हो। तो ऐसे भारत को भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो 1947 के बाद से लगभग नोबेल प्राइज़ आया ही नहीं कोई। आज़ादी के पहले भी लगभग आप 70-75 साल देख लीजिए, कोई एक नोबेल नहीं आया। यानी नोबेल की बात मैं नहीं कर रहा, आप पक्षपात मत करिएगा कि पक्षपात हो गया, एक दो लोग के साथ हिस्ट्री में हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, लेकिन कुछ तो आए भाई आपके पास। अब तो नहीं होना पक्षपात, आपके पास तो पूरी आपकी इंडिपेंडेंट कंट्री है, सब कुछ आपके पास है। अब कोई क्लेम नहीं कर सकता, आप दावा कर सकते हो, आपके पास प्रूफ है, प्रूफ दिखा सकते हो। कोई आंख नहीं दिखा सकता आपके पास इतनी पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन टैलेंट तो निकल ही नहीं रहा। आप सोचिए जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है वहाँ पे एक भी टैलेंट नहीं निकल पा रहा, या कोई अच्छी थ्योरम ही दे पाए, या साइंस में कुछ काम ही कर पाए, या फिलोसफी में काम कर पाए। तो एक तरीके से देश सिंक करता जा रहा है, डूबता जा रहा है। ये बहुत बड़ा जहाज है जिसमें एक छेद हो चुका है, और वो छेद क्या है? इंटेलेक्ट का।
उसमें ज्ञान जो है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है, ज्ञान है ही नहीं, खत्म होता जा रहा है। जो कि ज्ञान ही किसी सिविलाइजेशन को, किसी सभ्यता को चलाने का फ्यूल का काम करता है। उसी फ्यूल से इतनी बड़ी सभ्यता आगे बढ़ती है। तो सबसे पहला अब हमारा आगे नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो करेंगे मतलब हम और आप अब आगे आने पीढ़ियों के लिए एक उत्तरदायी होंगे, काम करना हमें आपको ही पड़ेगा, तभी जा करके नेक्स्ट पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन उनको मौका मिलेगा कि कुछ वो भी करें। और हमेशा तब तक करना पड़ेगा जब तक ह्यूमैनिटी आगे नहीं निकल जाती। और मुझे लगता है कि दिन ऐसा आएगा जब पूरी एक जो अभी तो देश बटा हुआ है, इसके बाद फिर हमें लग रहा है एक अर्थ नाम की कोई कंट्री चलेगी, अर्थ नाम की एक तरीके से सिस्टम चलेगा। जैसे पहले छोटे छोटे राज्य होते थे, अब राज्य भी एक तरीके से संघ बन गए हैं, फेडरलिज्म आ चुका है उसमें। अब सोचिए भारत में कितने सारे राज्य हैं। ऐसे में लग रहा है एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे अर्थ पर ही सिर्फ एक बंदा बैठेगा एज ए प्रेसिडेंट, और वो पूरा सिस्टम चलाएगा। और दुनिया के अलग अलग जैसे राज्य आज काम कर रहे हैं, वैसे कंट्री एक तरीके से फिर राज्य बन जाएगी, और 200-250 के आसपास राज्य बन जाएंगे, और फिर दुनिया आगे बढ़ेगी। तब तक जब ये पॉलिटिकल ख़त्म हो जाएगा सिस्टम, और एक तरीके से ह्यूमैनिटी काफ़ी आगे निकल जाएगी, तब उतना भेदभाव नहीं रह जाएगा ह्यूमन्स ह्यूमन के बीच में। अब तो बहुत सारा ह्यूमन्स के बीच में भेदभाव भी है, पहले बहुत सारा था, धीरे धीरे कम हुआ, फिर अब अभी भी है, क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा वीडियो कर्मा डिबंक्ड पे। कर्मा को हम डिबंक करेंगे कि भाई क्यों गलत है ये, या फिर एक तरीके से या पूरे तरीके से काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अच्छा, इस वीडियो का अंत हो चुका है वाली बात। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, आप अगर दूध खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, तो आप एक कोशिश करिए कि वो दूध कहाँ से आ रहा है, इतना सोर्स पता लगा लीजिए। अगर दूध किसी को एक्सप्लॉइट करके आ रहा है तो कोशिश करिए कम हो सके हमसे एक्सप्लॉइटेशन। अगर आप पनीर खा रहे हो तो आप पता लगाइए पनीर कहाँ से आ रहा है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप इंटरनेट पे जाइए, और बहुत सारे लोग हेल्थ पे वीडियो बनाते हैं, उनसे आप देखिए कि वो क्या क्या बता रहे हैं, वेज सोर्सेस क्या है, नॉन वेज सोर्सेस क्या है। फिर आपके लिए पॉकेट में क्या आता है, मतलब पॉकेट आपकी कितना जवाब दे पाती है कि भाई हाँ ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस हिसाब से भी करेंगे तो हमें लग रहा है काम हो जाएगा। दुनिया क्या है ना, एक तरीके से ना रिलीजन में बढ़ जाती है। जब आप मांस खाने का नाम लोगे, वो खाने का नाम लोगे, तो दुनिया रिलीजन में बढ़ जाती है, किसी और सिद्धांत में बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से सोच के चलाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ फला चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए, कहाँ से मिल रहा है, उसको आप देखिए, आपकी पॉकेट जितना जो आप करिए आप खाइए। आप सोचिए एक अमीर आदमी भी खा रहा है, लेकिन एक अमीर आदमी खाने के लिए 50 जगहों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप सोचिए अमीर आदमी के जो प्लेट में खाना जाता है, आप सोचिए कितने दूर से खाना आता है। फला डिश आ रहा है कोई भाई जो बहुत बड़ा महंगा है, मतलब वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, बहुत बड़ी दूरी तय करके आ रहा था, उसके प्लेट में आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है एक टाइम का भोजन खाने के लिए। गरीब आदमी बस अनाज खरीदा, बनाया और खा लिया। उसके लिए जो खाने का तरीका है, वो जो अमीर के लिए खाने का तरीका है, या जो अमीर चलने का तरीका है और गरीब के चलने का तरीका, उसमें काफ़ी फ़र्क है। एथिकल कंसर्न या मोरल कंसर्न बहुत ज़्यादा, जो अमीर आदमी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है नेचर को। आज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो पहले के दृष्टिकोण से तो और करता था। आप किसी राजा महाराजा या किसी नवाब को देख लीजिए, कितने ज़्यादा ह्यूमंस को परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनको एक तरीके से दास बना कर, गुलाम बना के रखते थे। आज काफ़ी हद तक बदल चुका है, लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा नेचर पे अब अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस के पास अच्छी खासी जानकारी आ चुकी है, कलेक्टिव नॉलेज बढ़ चुका है ह्यूमंस का, तो वो नेचर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हम नेचर के अत्याचार को कम करना चाहते हैं, बस इतना कंसर्न है हमारा। इसके लिए आप कोशिश करिए कि अपने तरीके से देख करके खाना अफोर्ड करिए। आप अगर चिकन खाना चाहते हो तो आप सोचिए कि आपको, मान लो आप डाइट पे हो या आपको बॉडी भी बनाना है, आप नौजवान हो, तो आपको भाई प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए अगर वेज सोर्स खाओगे, तो जैसे सोयाबीन हो गया या सोया चंक्स हो गया या पनीर हो गया, तो कम अब्जॉर्ब होता है। तो आप बेहतर है कि आप एक काम करिए कि रोज़ पनीर खाइए या रोज़ चंक्स खाइए, सोया चंक्स। कुछ दिन आप मांस खा लीजिए, आप हफ्ते में 3 दिन कर दो कि भाई ठीक है, हम 6 दिन नहीं खाएंगे, 5 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन कर दे रहे हैं कि ठीक है हम 3 दिन खाएंगे, 3 दिन और दूसरा कुछ खा लेंगे, सोया चंक्स खा लेंगे, वेज चीज़ें खा लेंगे। आप अगर ये भी करोगे तब भी उन पे दबाव कम बनेगा। जिस तरीके से आज दबाव बन चुका है मुर्गी के ऊपर पेट भरने का पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में एग रोल बेच रहा है, पूरी दुनिया में अंडे का सामान सब खा रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना भाई। एक ही स्पीसीज के बलबूते आप बैठ गए हो,
1 या 2 स्पीसीज़ के बलबूते पूरी दुनिया चल रही है। मछली देख लो और ये चिकन देख लो, और जो कुछ बीफ है, कुछ और भी चीज़ें हैं, भेड़ बकरी, तो इन 5-6 चीज़ों पे ही सब डिपेंड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो उन पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम करिए और चीज़ों को देख कर के खाएँगे, सही तरीके से खाएँगे, आपकी बॉडी बनेगी, हेल्दी होगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी बॉडी खराब हो जाएगी या हमको खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस चीज़ों को समझ के करिए। आप दूध खा रहे हो तो दूध आप कोशिश करिए कि अच्छी दूध खाइए। पैकेट का दूध का कोई मतलब नहीं है, उसमें ना तो कैल्शियम है ना तो मिनरल है, कुछ नहीं है। क्यों खा रहे हो? 20 रुपये 25 रुपये बर्बाद कर रहे हो आधे लीटर के लिए। उससे अच्छा है कुछ और खा लीजिए। वेस्ट सोर्स पनीर जाके खा लो। 20 रुपये का पनीर लोगे, आपको 100 ग्राम 50 ग्राम आपके पास दे देगा। आप उसको सूख ऐसा ही खा लो पनीर। शाम को जाओ किसी पनीर वाले से मांग लो, दे देगा आपको, पनीर खा लो। पैकेट के दूध खाने से अच्छा है पनीर खा लो आप। पैकेट के दूध में बहुत कुछ नहीं रहता। या जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि अनावश्यक है, बस वो मार्केटिंग है उसका बस, तो आप उनको छोड़ करके न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से खाना स्टार्ट करिए। आपको अफोर्डेबल भी रहेगा और आप एथिकल कंसर्न या जो भी मोरल कंसर्न उनमें भी खड़े उतर पाएंगे। 2 दिन 1 दिन मछली खा लीजिए, आपकी ओमेगा 3 जो भी कुछ है उसमें मिल जाएगा आपको, बहुत सारे प्रोटीन विटामिन से मिल जाएगा आपके लिए, और बाकी दिन आप कुछ और खाइए। आप अगर इस तरीके से भी करेंगे, बहुत सारा प्रेशर कम हो जाएगा उन पे और वो भी अच्छी लाइफ जी पाएंगे, हम भी। इंटरेक्शन तो होगा, कम होगा, बस इतना कर सकते हैं। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जिसको भी देना होगा आंसर वो हमें कमेंट में करेगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कर्मा थ्योरी, तो हम मान लो हम जवाब देंगे कि व्हाट इज कर्मा थ्योरी, कर्मा थ्योरी क्या है। और किसी को अगर पता है तो कमेंट में दे दे आंसर कि क्या है कर्मा थ्योरी। और फिर दूसरा है कि डज इट रियली वर्क, क्या कभी हमेशा से काम करता है या वास्तविकता में काम करती है या नहीं। क्योंकि हम इसको काउंटर क्वेश्चन करेंगे, अगर ये काम करती है तो जवाब देना पड़ेगा क्यों काम करती है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं। फिर है कौन कौन से सिचुएशंस में कर्मा थ्योरी एप्लीकेबल है, कब काम करती है, कब नहीं काम करती है, और ये क्या टेस्ट किया जा सकता है। यानी जो ये कर्मा थ्योरी है, क्या हम इसे एक तरीके से, जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से हम इसे टेस्ट करके जांच सकते हैं या नहीं। फिर है कि नेक्स्ट है कि क्या हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जो हमारे भारत में कास्ट सिस्टम चलता है कर्मा थ्योरी के थ्रू, यानी जो जातिवाद है, जो कि बोला जाता है कि ये कर्म से डिफाइंड होता है कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें नहीं करना है, खासकर भारत में। बाकी दुनिया में तो लगभग कहीं नहीं होता ऐसा कि ऐसा सिस्टम कोई बना है। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कुछ कामों को लेकर के, लेकिन अब उनके व्यूज बदल चुके हैं, उनके साथ नाम में नहीं जोड़ा जाता पहली बात तो। अब यहाँ पे क्या, भारत में अलग तरीके से माहौल है। भारत का जो जातिवाद है एक अलग तरीके का माहौल चीज़ है, एक अलग ही चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा पुरानी है कह सकते हो, बहुत लोगों के मानसिक अंदर बैठ चुका है एकदम मानसिकता में। एक तो ये, दूसरा जो यूरोपियंस ने भारतीयों या अफ्रीकन या जितने भी अदर लोग थे उन पे जो अत्याचार किया, क्या उसको हम जस्ट टेस्ट कर सकते हैं इस थ्रू, इस कर्मा थ्योरी के थ्रू, कि अगर इंग्लैंड वालों ने सब पूरी दुनिया पे राज किया, सब पूरी दुनिया को प्रताड़ित किया, ह्यूमंस को, जानवर को मान लो छोड़ ही दो, अभी ह्यूमन टू बात कर रहे हैं, तो क्या उन्हें वो सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिल रहा है एक तरीके से। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने हमारे पर अत्याचार किया वो मर चुके हैं, और हमारे ऊपर नहीं, हमने हमारे पूर्वजों पे अत्याचार किया, तो हमारे पूर्वज और उनके भी पूर्वज जो उन्होंने अत्याचार किया तो मर चुके हैं। तो अब उन दोनों का जो न्याय होगा वो कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने अत्याचार किया था वो नहीं है, और हमारे ऊपर अत्याचार हमारे पूर्वजों पे हुआ था वो भी नहीं है। तो उनका जो फाइनल इंट्रैक्शन होगा वो कहाँ होगा, क्या वो हिंदू वाले देवता के पास होगा, या मुस्लिम वाले देवता के पास होगा, या क्रिश्चियन वाले देवता के पास होगा, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन थे, इधर वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। भारत में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ अत्याचार हुआ है। तो कहाँ होगा इन दोनों का, कौन सा गॉड बैठ के करेगा इन तीनों के लिए, क्रिश्चियन वाला करेगा या वो वाला करेगा या वो वाला करेगा। सबसे पहले आपको यही आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद हम बहुत सारे और क्वेश्चंस बनाएंगे इस पर, तो अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे पास इतना ज़्यादा संसाधन नहीं है, बहुत वैसे आदमी है, गरीब है भाई, स्टूडेंट हैं अभी, तो उतना पैसा है नहीं, और बस जानकारी है थोड़ी बहुत, उसको शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद।